चलिए बाजार पे क्विकली एक नजर डाल लेते हैं। बाजार काफी वीकनेस देख रहे हैं इस वक्त। 140 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट है सेंसेक्स में। निफ्टी करीब 37-38 पॉइंट्स नीचे 7472 के आसपास ट्रेड हो रहा है। निफ्टी में 7500 के काफी दूर आ चुके हैं। मिड कैप्स की बात करते हैं, वहां पर प्रेशर ज्यादा है। 2% का प्रेशर मिड कैप इंडेक्स में है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगभग इतने ही टूटे हुए हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पर 0.7% का प्रेशर है। बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो 52 वीक लोज पे ट्रेड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI, ये सारे SBI 196 पर आ चुका है। कल 198 के आसपास की क्लोजिंग के बाद आज वापस एक नया लो बनाया SBI ने। तो बैंकिंग एक ऐसा स्पेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा दबाव में दिखाई दे रहा है। लेकिन आज दिग्गजों में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि 52 वीक लो पर है। अदानी पोर्ट एंड SEZ ये भी 232 पर का नया लो बना चुका है। इनफैक्ट इस वक्त 225 पर ट्रेड कर रहा है। L&T ऑल टाइम लो पर चल रहा है, 52 वीक लो पर चल रहा है। BHEL 146.75 का नया लो पर ट्रेड करता हुआ। TCS नतीजों से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट था। तो बड़ी बात यह कि कई क्वार्टर्स के बाद भी यहाँ पर रिस्पाइट नहीं देखने को मिला। हालांकि मैनेजमेंट कमेंट्री थोड़ी पॉजिटिव थी, लेकिन रिजल्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं जो कि उत्साहजनक हो। अब इन्फोसिस के नतीजे हैं, देखते हैं वहाँ क्या होता है। लेकिन कुछ छोटे काउंटर्स पर नजर डाल लेते हैं जहाँ पर बेहतर कारोबार हो रहा है। तो जहाँ बैंकिंग स्पेस में आपको ज़्यादा दबाव दिखाई देगा, DCB पर नजर रखिए। ये एक ऐसा बैंक है जो आज बेहतर कारोबार कर रहा है और इस लिस्ट में इंडसइंड बैंक भी शामिल, वहाँ पर भी आप बेहतर कारोबार देख रहे हैं। तो ये कुछ पॉकेट्स ऑफ रिस्पाइट। लेकिन चलिए हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान जुड़ रहे हैं। समित, सबसे पहले तो आपसे निफ्टी पर कॉल लेना चाहूँगी। 7470 के भी नीचे आ गए इस वक्त हम, क्या सलाह है इस वक्त? गुड आफ्टरनून मुग्धा। देखिए लास्ट 4 से 5 दिनों से हम हमारा व्यू मेंटेन रख रहे हैं कि ये ट्रेंड क्लियरली नियर टर्म में नेगेटिव साइड पे है। 2 दिन पहले हमने एक 75-40 का लेवल ब्रीच होते हुए देखा था इंट्राडे बेसिस पे, बट वो रिकवरी आई थी। बट डिस्पाइट दैट हमारा मानना यही था कि हाई लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर आएगा। 74-40 का हम इमीडिएट एक लेवल देख रहे थे। हम ऑलमोस्ट अभी उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बट कंसिडरिंग दी ऑनगोइंग मोमेंटम, जैसे हेवी वेट्स के चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वो थोड़ा और गहरा सकता है। 7400, 7380 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। यहाँ पे अभी शॉर्ट करना निफ्टी में काफ़ी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको अभी वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी वैसे नहीं मिलेंगे। मॉर्निंग में जब गैप अप हुआ था तब अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। बट मेरे ख्याल से यहाँ पे फिलहाल बाइंग की तो सलाह नहीं होगी। फिलहाल बाय तो नहीं करना चाहिए, कोई ऐसे बॉटम फिशिंग के लिए कोई भी प्रीएम्पशन नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच कीजिए। नीचे के लेवल 7380, 7400 के लेवल आ सकते हैं। ओके, तो दबाव थोड़ा अभी बाकी है, लेकिन बाइंग की सलाह अभी तो फिलहाल नहीं है। एक सपोर्ट अगर क्लियर दिखे उसके बाद ही। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट पर नजर डालें इस वक्त, तो एशियाई बाजारों में निक्केई करीब 3% ऊपर है, लेकिन उसी के विपरीत चाइना में 1.5% के आसपास का दबाव है। लेकिन आज भारतीय बाजार अपनी ही चाल चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंसेक्स अब 150 पॉइंट्स की दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ और मिड कैप सब और 1.96%, 2% नीचे। लेकिन CNBC आवाज़ के 11वीं वर्षगांठ के मौके पर हमारे साथ HDFC के वाइस चेयरमैन और CEO KK मिस्त्री जुड़ रहे हैं। मिस्टर मिस्त्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले 11 सालों में बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम में काफ़ी बदलाव आए हैं और ये काफ़ी मजबूत भी हुआ है। अगले 10 सालों में आप क्या बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं जो कि इकोनॉमी को और मजबूत करेंगे? हम लोग जो अगर देखें तो लास्ट 10 इयर्स में काफ़ी चेंजेस हैव हैपेंड इन द इकोनॉमी। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 10 इयर्स के अंदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी। वी हैड द कोलैप्स ऑफ द लीमन ब्रदर्स। वी सॉ डेवलप्ड मार्केट्स कम अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेन, but at the same time India stood out. So India's economy was strong. The central bank took sufficient measures to ensure that the Indian economy was significantly insulated from what happened in the global market. The only real impact we saw was for a short period of time when interest rates went higher, but that was quickly resolved by more liquidity being pushed into the system by the central bank, and the other impact was on stock markets. So if for a moment we segregate stock market issues and macroeconomic issues, from a macroeconomic standpoint, India really stands out. And मेरे हिसाब से the next 10 years will really be show the cusp where India can take off at a significantly higher growth level than what we have witnessed in the last many years.
अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखने गए तो दी करंट अकाउंट डेफिसिट जो आज है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट एकदम कंट्रोल में है. Fiscal deficit is within the RBI's, within the government's range-bound program. Inflation काफी नीचे आया है compared to where it used to be. Interest rates have come down. RBI has lowered interest rates by 125 basis points. There is possibility of more rate cuts happening in future. So from a macro perspective, आज India looks very, very strong. It's just that we need a little more thrust on the investment cycle. Once we see a pickup or once we see a bigger thrust on the investment cycle, my sense is more investments will take place. जैसे investments बढ़ेंगे इंडिया में, those investments will create jobs. Jobs will create income. Income will lead to more consumption. And जैसे consumption, but as consumption increases, manufacturing activities will further increase, more investments will take place, and therefore more jobs will get generated. So I think the next 10 years are important for India, and I would hope that at the end of 10 years, India stands out amongst the top 3 economies in the world. जब सब प्राइम क्राइसिस आया तो एक शब्द निकल कर आया, डीकपलिंग. भारत को कहा जा रहा था कि वो अमेरिका से डीकपल्ड है, लेकिन हमने देखा कि हमारे ऊपर अच्छा खासा असर पड़ा. लेकिन अब चीन का डर दुनिया को सता रहा है. क्या लगता है भारत पर कितना असर पड़ सकता है? नो, चाइना की इफेक्ट बाकी के वर्ल्ड में तो डेफिनेटली देयर विल बी एन इम्पैक्ट. द इम्पैक्ट विल बी इन 2 ways. The impact will be on commodity exporting countries. तो जो ब्राज़ील है, रशिया है, उन पे असर आएगी because demand for goods and services will slow down. China was a big consumer of commodities. The other impact will be on oil producing countries. So जो आप देख रहे हैं कि oil की prices continuously नीचे आ रही है. And the third impact, or the second impact, first is commodities, be it oil or other, and the second impact is on the stock market. The stock market जो है, जो emerging markets funds की जो investments आ रही है इंडिया में, the pool of money which may be available for investment may slow down if the Chinese, as people fear that the Chinese economy will further result in a slowdown in global economy. तो जो इन्वेस्टमेंट जो आ रहे हैं इंडिया में, वो इन्वेस्टमेंट शायद थोड़ा कम हो सकते हैं till people see more stability or more, they have more greater confidence on the fact that China does not create a systemic problem for the rest of the emerging markets. अभी प्रॉब्लम किस में हो सकती है? India is an importer of commodities. So when we are an importer of commodities, low commodity prices help us. It's not bad for us. It is good for us. But trouble कहाँ पे आती है? The trouble will come on the currency. Because if China devalues, then to make our exports competitive, India may have to let the rupee weaken a little more than what one would like to see. So उसमें थोड़ा concern आता है. And if the investors start believing that the currency is going to weaken, that could reduce the inflow of money into India. But leaving aside the China factor, leaving aside the investment, the equity market factor, I think India is extremely well placed to handle any crisis that comes from the China issue. वन ऑप्शन जो कि इंडिया के पास है अभी, वो है ब्याज दरों में कटौती का. एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है वो ग्रोथ के लिए. आपका क्या इंटरेस्ट रेट्स को लेकर अब आगे उम्मीद कर रहे हैं आप? मुझे तो लगता है कि आरबीआई के पास और स्कोप है शायद थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम करने को. My personal view is that a 50 basis points reduction in interest rates is something that one could perhaps expect to see in 2016 calendar year. I had said earlier that it is unlikely that till February, till the budget is over and there is some sense of where China is headed, RBI will not do anything. But in the second part of the year, RBI will have the room to cut interest rates by 50 basis points. The only risk that comes in on this interest rate reduction may be the impact it may have on the currency. And if China devalues, then I think RBI may have to rethink of its strategy on how much rate cut it can afford to have in India in 2016. So according to me, if the Chinese currency doesn't devalue more than what is expected, I would expect a 50 basis points reduction in interest rates in India. प्रॉपर्टी मार्केट काफी करेक्ट हो चुका है. आगे आप किस तरह का एनवायरनमेंट देख रहे हैं? और साथ ही भारत पर आप काफी बुलिश हैं, क्यों?
See, pehle to before I talk about property markets, let us talk about what gives confidence in that bullishness about the Indian economy. अगर आप आज जाएं तो आप रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो काफी आप देख रहे हैं रेस्टोरेंट्स are full. आप होटल्स में जाएंगे तो you see that hotels are running at much higher occupancy rates. If you see airlines, more people are traveling. So there is a lot of buoyancy in the system. अगर आप shopping mall में गए तो you see lots and lots of people in shops buying goods and carrying shopping bags. So there is definitely buoyancy in the market, and that sentiment has to lead to a pickup in the investment cycle. अभी कितना time लगेगा? It is difficult to say, but it is inevitable that the investment cycle has to pick up. तो प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में इस वक्त आपका क्या व्यू है? क्या लगता है आगे क्या रुख रहने वाला है प्रॉपर्टी मार्केट में? प्रॉपर्टी मार्केट्स अगर आप देखने गए तो आई एम नॉट गिविंग यू एनी नंबर्स बियॉन्ड सितंबर, क्योंकि वी आर बियॉन्ड सितंबर बिकॉज वी आर नाउ इन द मिडल ऑफ अ क्वार्टर एंड वी कैन नॉट कमेंट ऑन एनीथिंग व्हिच इज नॉट इन पब्लिक डोमेन. बट हैविंग सेड दैट, जो आप रियल एस्टेट मार्केट देखने गए तो इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री. The real estate market or the housing market in the tier 2 towns, tier 3 towns, in the outskirts of big cities is fairly good. It's in the highly expensive properties, the tier 1 cities, and that too in the heart of tier 1 cities, where there has been a slowdown, and that has largely been because of the fact that investors, people who used to invest in properties, those investors are now missing from the market. What we are seeing today is actually end users, people who are buying a house because they need a house to stay in. They are not investors, they are not speculators, they are actually home buyers wanting a house to stay in. So वो demand has continued to remain strong. एक आखिरी सवाल आपसे ये कि आपके लिए, हमारे लिए एक्चुअली अगले 11 सालों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? I think first of all CNBC TV18 has done a fantastic job in India. You have brought in the process of business news in India and made it so much more relevant. Today you go anywhere, आप देखते हैं कि people are watching business news much more than they are watching other news channels. So business news has become very popular. And then CNBC has gone one step further and come out with channels in different languages. So whether you have CNBC Awaaz or you have CNBC Bazaar. So I think that's great. And I would like to wish you the very best for the coming year and on your anniversary. ऑलराइट सर, हमारे लिए आज समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. फिलहाल हम ले लेते हैं बाजारों का हाल में एक छोटा सा ब्रेक के बाद आईटी शेयरों पर करेंगे फोकस. इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? टीसीएस ने डिसअपॉइंट किया है, उस पर क्या कॉल लें इस वक्त? ब्रेक के बाद. आप देख रहे हैं बाजारों का हाल. कल टीसीएस के नतीजे आए और वो उम्मीद से कुछ कम रहे, और अब कल इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं. माफ कीजिएगा. आईटी सेक्टर पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हरित शाह, आईटी एनालिस्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज जुड़ रहे हैं. हरित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर. टीसीएस कई क्वार्टर से डिसअपॉइंट कर रहा है, और लेकिन वहीं इन्फोसिस के लिए. हेलो हरित, आपको आवाज आ रही है? हेलो, यस. ओके, मैं ये कहती कि टीसीएस काफी क्वार्टर से डिसअपॉइंट कर रहा है, जबकि इन्फोसिस से पिछले कुछ क्वार्टर में कुछ उम्मीद जगी है. पहले तो इन्फोसिस से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या ये बेटर क्वार्टर हो सकता है उनके लिए? और दूसरी बात ये कि इस वक्त आप इन्फोसिस और टीसीएस पर क्या कॉल सजेस्ट कर रहे हैं? टीसीएस 52 वीक लोज पर ट्रेड कर रहा है. हाँ, तो मेरे ख्याल से तो वैसे इन्फोसिस के लिए भी कुछ ज्यादा खास क्वार्टर नहीं होने वाला है. मेरे ख्याल से अब 1% सिक्वेंशियल हम लोग डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्फोसिस से. और वैसे भी सीजनली भी क्वार्टर है, और उसके ऊपर से जो ग्लोबल हेडविंड्स और फरलाउज जो जनरली होते हैं इस क्वार्टर में, मेरे ख्याल से उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा. सो टीसीएस से शायद थोड़ा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से. पिछले 3-4 क्वार्टर से इन्फोसिस हैज बीन आउट परफॉर्मिंग टीसीएस. सो मेरे ख्याल से ये क्वार्टर में वो ट्रेंड कंटिन्यू देखने को मिलेगा.
और TCS का भी फिलहाल हमारा नेगेटिव कॉशियस रेटिंग है। अभी काफ़ी 5-6 क्वार्टर से कंपनी डिसअपॉइंट कर रही है रेवेन्यूज पे और रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस पे, और मेरे ख्याल से भी थोड़ा आगे भी थोड़े हेडविंड्स रह सकते हैं, और उसकी वजह से हम अभी फिलहाल हमारा व्यू थोड़ा कॉशियस है स्टॉक पर। ओके, तो इस वक्त TCS पर कॉशियस है, पर इन्फोसिस पर क्या व्यू है इस वक्त? हमारा इन्फोसिस पे पॉजिटिव व्यू है। वी हैव अ बाय रेटिंग ऑन इन्फोसिस। हमारे ख्याल से डॉक्टर विशाल सिक्का जो उनके CEO है वो काफ़ी बोल्ड स्टेप्स ले रहे हैं, डिजिटल ग्रोथ को पे फोकस कर रहे हैं, और थोड़े एक्विजिशंस भी उन्होंने किया है पिछले 3-4 महीने में, और डील फ्लो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी खासी हो रही है इन्फोसिस में जो पिछले 2-3 क्वार्टर से। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि इन्फोसिस विल आउट परफॉर्म अमंग द लार्ज कैप्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, और उसकी वजह से बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। इन्फोसिस पर बाय, लेकिन TCS पर इतने पॉजिटिव नहीं है। उनको लगता है इन्फोसिस जरूर आउट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इस बीच बाजार जरूर दबाव में दिखाई दे रहे हैं। 200 पॉइंट्स का दबाव ऑलमोस्ट आ चुका है। सेंसेक्स में 198 पॉइंट्स का प्रेशर आ चुका था। इस वक्त थोड़ा लोअर लेवल से जरा सी रिकवरी 188-190 के आसपास ट्रेड इन सेंसेक्स में। निफ्टी भी अब 7460 के आसपास। समित, क्या इस वक्त भी बेचने का ही व्यू रखना चाहिए? देखिए, इंडेक्स में व्यू वही रहेगा, मोमेंटम क्लियरली नीचे की तरफ है। जैसे मैंने बताया कि 7600 7620 जब तक क्रॉस नहीं होते हायर लेवल पे सेलिंग प्रेशर आएगा। आज का अगर हम हाई देखेंगे तो वो भी 75-85 के आसपास है। वहीं से हमने एक नोज ड्राइव देखी है, ये और कंटिन्यू हो सकती है। जैसे मैंने बताया था कि 7400 7380 के एक इमीडिएट लेवल्स है निफ्टी में, वो देखे जा सकते हैं। ओके, तो अभी 50 पॉइंट्स तक और गिर सकता है। समित, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कमोडिटी बाजार की हलचल लेकर आएंगे ब्रेक के बाद।